जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। Good morning. How are you, my dear children? And how was your summer vacations? Did you enjoy or not? Because in summer vacations, you did not have to study. I know you were not able to go to your Nana Nani's home due to lockdown. Then what did you do in these holidays? And how did you spend these days? Tell me. Thank God we are lucky that we are safe till now because we are aware about COVID. What are the guidelines and precautions to be taken? Wash your hands frequently. Always wear a mask. Keep at least 2 meters distance from others. Do not go outside of your houses without any relevant reason. We are hoping that this pandemic ends soon and our life go normal again. With this hope, let's resume our study. Good morning once again. हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 1 यानी कि हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 1 अपना चल रहा है, जिसका टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जिस साधन से हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों को विचारों, भावों को समझते हैं, वह साधन हमारा कहलाता है भाषा। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को या दूसरों के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित वह भाषा कहलाती है जिसे हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं या अपने विचारों को कहते हैं, और मौखिक वह भाषा होती है जिसे हम बोलकर और सुनकर समझते हैं। ठीक है, ये हमने भाषा के बारे में जान लिया था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आज लिपि। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? लिपि के बारे में कि भाषा और लिपि। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपि की। ठीक है, कि लिपि कहते किसे हैं? तो भाषा के लिखित रूप को भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। क्या है परिभाषा लिपि की? कि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, जिन ध्वनि चिन्हों को प्रयोग
किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह मीन्स ध्वनि, हमारे मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि। परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है और इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। मीनिंग ये है कि हमारे मुंह से निकलने वाली जो सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली जो सार्थक ध्वनि होती है उनको एक चिन्ह अंकित किया गया, उनका चिन्ह जो अंकित किया गया वही हमारी लिपि कहलाई। यानी कि जो भाषा है, भाषा को मैं उन चिन्हों का, उन वर्णों का हम यूज करते हैं, उन चिन्हों के द्वारा ही हम भाषा में अपने शब्द बनाते हैं और शब्द से फिर हम वाक्य बनाते हैं। तो जो हमारे वो चिन्ह हैं उसके लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। इसका मीनिंग यह है कि मानव द्वारा उत्पन्न की गई सार्थक ध्वनि को एक निश्चित और व्याकरण की दृष्टि से चिन्ह द्वारा अंकित करने की विधि को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है, यानी कि उसको लिखकर प्रकट किया जाता है। ठीक है ना। सभी भाषाओं को लिखने की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा है उसकी देवनागरी लिपि है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हिंदी भाषा जो है हमारी, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये क्या है? भाषा है, हिंदी भाषा, और ये लिपि देवनागरी लिपि। इसकी कुछ विशेषताएं यानी कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं कि ये हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और ये हमारी हिंदी भाषा है। जिसे जैसे फर्स्ट नंबर पे हम कह सकते हैं कि यह बाएं ओर से यानी कि बाएं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं ओर से दाहिनी ओर, है ना, बाएं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है। मीनिंग जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा दाहिना हाथ है और हम उसको यहां से लिखना शुरू करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा बोर्ड पे, ये हमारा दाहिना हाथ है और मैं इसको यहां से लिखना शुरू कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे बाएं हाथ की ओर से लिखना शुरू हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है हिंदी की भाषा की जो देवनागरी लिपि है कि वह बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, ये लिखना है, हमें प्रयोग लिखना है। ठीक है, प्रयोग लिखना है तो प्रयोग क्या है? प हमने लिखा है, ग लिखा है और यो लिखा है और गा लिखा है। प्रयोग ये जो हमने लिखा है तो कहाँ से लिखना शुरू किया है? यहाँ से लिखा है। इसका मतलब ये है, ये हमारा बाईं ओर है और ये हमारा दायां ओर है। क्योंकि ये हमारा हाथ है तो हमारा हाथ यहाँ है तो हम इस तरफ से, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? सबसे पहले लिखने के लिए इस ओर आए हैं तो हम बाईं ओर से दाहिनी ओर की तरफ लिखते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसके सभी वर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके वर्णों का आकार जो होता है, सभी वर्णों का आकार समान होता है। समान इसलिए समान होता है मीनिंग ये देखिए, जैसे या और ह लिखा हुआ है,
ये एक ही साइज का लिखा है, ये नहीं है कि कोई इतना बड़ा है फिर कोई इतना छोटा है, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही साइज के हैं। ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, मतलब सभी देखिए कि सबका आकार एक सा जा रहा है, सबकी जो है लाइनिंग। आपने हिंदी भाषा में भी देखा होगा, आपकी जो हिंदी की जो नोटबुक होती है, छोटी क्लासेस में लगती है, अभी तो आप बड़े हो गए हो, तो उसमें भी इस तरह की 2 लाइन्स बनी होती हैं। इसका मतलब ये कि उनको इसमें ही लिखना सिखाते हैं, इसमें लिखना ही सिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आगे भी अपने शब्दों को, अपने वर्णों को इस तरह से लिखें ताकि एक सा ही उनका आकार आए। एक सा आकार आने के लिए उन्हें इस प्रकार की लाइनों में लिखना सिखाते हैं छोटी क्लासेस में। तो आप देख रहे हैं कि सभी वर्णों के आकार जो है वो एक जैसा है। तो इसकी सबसे पहले विशेषता है कि यह बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। ये हमारा दाहिना हाथ है, तो हम जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं तो हम अगर इस तरफ से लिखते तो हमारा ये दाहिना हाथ होता है और हम बाईं ओर आते, लेकिन हम बाहिनी ओर से, यानी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं और इस तरफ कर रहे हैं, तो ये हमारे बाएं से दाहिनी ओर लिखा जाता है। पहली पहचान इसकी ये है हमारी देवनागरी लिपि की। दूसरी पहचान ये है कि सभी वर्ण जो होते हैं वो एक ही आकार के होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी पहचान है वो है इसका ये उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं। ये उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लिपियों की, ठीक है ना, भाषा और लिपियों की बात कर रहे हैं, तो कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है और वो किस प्रकार से होती है। तो आप सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो तीसरे नंबर पे मैंने इसकी विशेषता लिखवाई है कि ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने बोला आपसे अ, तो अब इस तरह से अ ही लिखोगे। प्रयोग, तो प आया उसमें सबसे पहले, तो आपने प्रयोग लिखा। लिपि, तो सबसे पहले आप इसमें उच्चारण में ला आ रहा है तो आप ला ही लिख रहे हो, पा ही लिख रहे हो। ये नहीं कि जो आपको उच्चारण में आ रहा है वो ना लिख के आप कुछ और लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में लिखते हो तो केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री एक वर्ड आता है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग क आना चाहिए ना पहले। आप लिखते क्या हो, सी से शुरू करते हो, तो ये नहीं है। इसमें ये है कि जो हम उच्चारण करते हैं वही उच्चारण से हमारा वर्ण, हमारा शब्द शुरू होता है, यानी कि ये उच्चारण के अनुरूप ही लिखा जाता है। जैसा हमारा उच्चारण होगा, अगर हमने ई बोला है तो ई ही लिखा जाएगा। इसीलिए हिंदी में मात्राओं का और वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे उच्चारण के अनुसार ही पढ़ा जाता है और उच्चारण के अनुसार ही इसको लिखा जाता है। ओके, 4 नंबर पे इसकी जो है पहचान, विशेषता है कि इसके ऊपर, यानी कि शब्दों के ऊपर क्या होता है, एक रेखा होती है। शब्दों के ऊपर रेखा खींची जाती है। जिसे क्या कहते हैं, शिरोरेखा। क्या कहते हैं, जैसे बोर्ड हमारा छोटा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, हो सकता है आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, बट ऑनलाइन में हम यही कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि 4 नंबर पर जो विशेषता है कि वो शब्दों के ऊपर रेखा खींची जाती है। इसमें जो लिपि में विशेषता है कि शब्दों के ऊपर रेखा खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं, शिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसको, शिरोरेखा। ये देखिए, जैसे कोई भी शब्द हमने लिखा, मान लीजिए लिपि लिखा, तो इसको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ा, इसके ऊपर हमें एक लाइन निकालनी है, यानी कि एक रेखा खींचनी है, और इस रेखा को हमने क्या कहा, शिरोरेखा। शिरोरेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ण के ऊपर, यानी कि वर्ण के सिर के ऊपर होती है, ऊपर की होने की वजह से हम क्या कहेंगे, शिरोरेखा। तो हर शब्द के ऊपर ये देखिए जो रेखा खींची गई है उसे हमने शिरोरेखा कहा है। यानी कि शिरोरेखा यानी कि वर्ण के ऊपर, शब्द के ऊपर
रेखा होने की वजह से इसे शिरोरेखा कहते हैं। तो हिंदी की भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषता यह है कि यह बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। सभी वर्णों का आकार एक समान होता है। ये उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं और शब्दों के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात कर रहे हैं भाषा और लिपि की। पेज नंबर 8 पर कुछ भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम लिखे हुए हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ एक ही लिख पा रही हूँ, यहाँ पे सभी को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ भाषाओं के और लिपियों के नाम लिखे हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। और यहाँ पे लिपियों के नाम हैं देवनागरी, फारसी, रोमन और गुरुमुखी। ठीक है ना। तो हिंदी को भाषा का और हिंदी की लिपि को, देवनागरी को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं। उसी प्रकार से अब संस्कृत, तो संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। तो जो विशेषताएं, जो गुण हिंदी में हैं, वही विशेषताएं संस्कृत में भी है। मीनिंग संस्कृत में भी सभी वर्ण एक समान होते हैं, इसके ऊपर भी शिरोरेखा होती है और संस्कृत भी बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता है। संस्कृत हमारे विश्व में सबसे प्राचीन भाषा थी, मतलब सबसे प्राचीन हमारी जो भाषा है वो संस्कृत ही है। संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, यानी कि संस्कृत को ही हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत हिंदी की उत्तराधिकारी है, यानी कि हिंदी जो है वो संस्कृत की देन है। ठीक है ना। तो जो विशेषताएं हिंदी में थी वही संस्कृत में भी है, और संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। ठीक है। अब बात करते हैं उर्दू भाषा की। उर्दू भाषा ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, वैसे ही उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। ओके। और उर्दू में जैसे अपनी हिंदी भाषा में क्या होता है कि शब्दों के, वर्णों के उच्चारण होते हैं, जैसे ना, पा, मा, इसमें वो उच्चारण नहीं होते हैं। और हिंदी को हम बाएं से दाहिनी ओर लिखते हैं, लेकिन उर्दू को हम दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखते हैं, यानी कि उल्टा चलता है। जैसे हिंदी हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा है पुलकित लिखा है। ठीक है ना। तो हमने कहाँ से लिखा है, इस ओर से लिखा है, और ये हमारा हाथ क्या है, दाहिना है, और हम लोग कहाँ गए हैं, इस तरफ गए हैं। तो हमने इसको बाईनी ओर से, यानी कि बाएं ओर से दाहिनी ओर, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड लिखा है। ठीक है ना। बट उर्दू में हम राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हैं, यानी कि उल्टा जाते हैं। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो वैसे तो मुझे, जैसे मान लीजिए हिंदी लिखा हुआ आपने, इसी पुलकित को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो इस तरफ से लिखेंगे। मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस तरह से, यहाँ से इस तरह से शुरू होगी। तो ये हमारी उर्दू भाषा कहाँ जा रही है, ये दाहिनी ओर से बाहिनी ओर जा रही है, जबकि ये बाएं से दाएं जाती है, यानी कि ये लेफ्ट से राइट आती है अपनी हिंदी, और उर्दू राइट से लेफ्ट जाती है, उल्टा, ऐसा और ऐसा। ओके, आया समझ में। तो ये मैंने उर्दू की बात की। और इसकी भाषा क्या है, उसकी लिपि फारसी, यानी कि फारसी भाषा में ऐसा होता है। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या है, वो फारसी है, और ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, वैसे ही ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट भाषा अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन, और रोमन लिपि लिखावट का वो तरीका है जिसमें अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे जर्मन, फ्रांसीसी, डच, ये इस तरह के ये भी भाषाएं इसमें रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। ABCD, ये स्मॉल लेटर, ये किसकी है, रोमन भाषा की, रोमन लिपि की। सॉरी। बात करते हैं पंजाबी भाषा की, जिसकी लिपि है गुरुमुखी।
क्या है इसकी लिपि? गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि से मतलब है, यानी कि गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से। गुरुओं के मुख से, तो गुरुओं के मुख से क्या निकलता है? हमारे मुंह से क्या निकलती है? वाणी निकलती है। एक जो साउंड निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवाज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वाणी। तो गुरुओं के मुख से जो वाणी निकली उन्हीं को अक्षर के रूप में अंकित किया गया, जिसका नाम पड़ा गुरुमुखी। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, और इसके जनक यानी कि इसके जो दाता हैं वो हैं गुरु अंगद देव। इनके गुरु का जो नाम है वो है गुरु अंगद देव, जिन्होंने इस लिपि को जन्म दिया। तो इनके जो जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है वो है गुरु अंगद देव। तो हमने बात की है कुछ 4 भाषाओं की। यहाँ पे मैंने 4 भाषाओं को अंकित किया था और 4 लिपियों को अंकित किया था। इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, जिसकी देन क्या है? हिंदी है। यानी कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। तो हिंदी की जन्मदाता कौन है? संस्कृत भाषा, ठीक है ना। और इस भाषा को, संस्कृत भाषा को देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। देववाणी मीन्स देवों की वाणी। आपने सुना, देखा होगा कि हिंदू धर्म में जितने भी धर्म होते हैं, हिंदू धर्म में सभी पूजा, धर्म, यज्ञ जो भी होते हैं वो संस्कृत भाषा में आज भी प्रचलित है। यानी कि आज भी संस्कृत भाषा में ही उनकी पूजा पाठ होती है। ओके। उर्दू की लिपि मैंने फारसी बताई है, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। तो हमने 4 भाषाओं की, 4 लिपियों की बात की है। 4 की नहीं, 5 की। हिंदी की भी तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं ना। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी, 5 भाषाओं की हमने बात की है। इसके अलावा और भी इसमें भाषाएं हैं और लिपियों के नाम लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ भाषाओं की लिपियां, यानी कुछ लिपि की पिक्चर्स मेरे पास हैं जो मैं इस वीडियो में अटैच कर रही हूँ। आप उन्हें देख लीजिए। थैंक यू।